हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में क्षितिज पार्ट 1 प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। प्रेम मतलब जो पहले दो बैलों की कथा के रचनाकार हैं प्रेमचंद, ये उनके जीवन परिचय के विषय में कुछ बातें हैं। जीवन परिचय। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। उनकी उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। बचपन में ही पिता का देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की नौकरी करने लगे। नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त हो गए। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभिक में वह नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापा खाना स्थापित करके हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्हें स्वतंत्र लेखन भी रुचिकार था। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं। प्रेमानंद जी ने लगभग 300 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने करबला और प्रेम की वेदी नामक 2 नाटक भी लिखे। कुछ विचार और विधि विविध प्रसंग नामक संकलनों में उनके नीलम निबंध संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद ने अपने समस्त कथा साहित्य में सामान्य जनजीवन का चरित्र किया है। उनके साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है। वह आदर्शमुखी यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और कुरीतियों का बहुत ही सूक्ष्म व मार्मिक चित्रण किया है। भाषा शैली। प्रेमचंद जी की भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। उन्होंने सामान्य लोक भाषा के साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया है। उनका शब्द चयन पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार हुआ है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। अब इनकी जो कहानी है वो है दो बैलों की कथा। प्रस्तुत भावात्मक कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं के भावात्मक संबंध स्थापित किया। लेखक ने यहाँ बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्राप्त होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए अनेक बार संघर्ष करना पड़ता है। अनेक तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जड़ी हुई है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के प्रयोग और विकास में सहायक बनी है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन और निरापद सृजनात्मक ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याह हुई गाय तो अन्याय से सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। लेकिन
कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को भी कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाएक बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। उस सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित सीधेपन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारत वासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। चारों चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाइल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों का गण्य बना दिया। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिसका अर्थ में हम गधे का प्रयोग कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों का सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। ये तत्व उसका स्थान गधे से नीचा है। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों परछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढीले में ऊंचे। कुछ दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बातें कैसे समझा जाता था, हम नहीं कह सकते। चाटकर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे जैसे दोस्तों को घनिष्ठता होती ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में
खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, जोरी ने एक बार गोई जोरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पीसना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके पुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो काम काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दोनों दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपने मूक भाषण में सलाह की, एक दूसरे को कन क्यों से देखा और लेट गए। जब गांव में सौदा पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गईं। जूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़ने पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रही है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखें विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगदा हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोखर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसकर प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया। भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? इसी ने रूप के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी
पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिड़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझसे मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूस डाल दिया। आप अपने दोनों बैलों को खिली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। जुदी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आत्म सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाम की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया को दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं। कुछ मजा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। मजा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में अटकर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि कुशल हुई कि उसने उस इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल की मसलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। सब चुपचाप खड़े रहे। दोनों के लोग करने लगे। उन वक्त छोटी सी लड़कियां दो रोटी लिए निकाली और दोनों के मुंह को लेकर चली गई। उस भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी की सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी।
इसलिए इन बैलों ने उससे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यही बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालिक को ना फेंक फेंक दूं, वही तो उस लड़की तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ, दौड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रोटी पर रोटी पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसे उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की ही पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नात डाल दिए जाएं। उसने गर्व दरवान खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, अब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्र को भागने का मौका मिल गया। गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करने चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम्हें बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहते हैं, तो किनारे हट गया। ते अरे, यह क्या? कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे 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 हैं। सांड पूरा हाथी है, उसे
भिड़ना भिड़ना जाने से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं। नजर आती इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगी। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो बाघ खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम बगल में उसके हाथ में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगते शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। वह तो अवसर न देते थे। एक बार सांड जलाकर हीरा के अंत करने देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। यह तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े। दोनों मित्र को घेर लिए। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके उनके खुर कीचड़ में धंसने लगे। ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा सिंह संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांची खोस में बंद किए दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़ा, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब भोजन ना मिला तो हीरे के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब मोती, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर
अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। फिर तो उसका सांस बढ़ा। इन इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा।